हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप जानते हो कि हमने ह्यूमन सिस्टम को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें अभी तक हमने 7 सिस्टम पढ़ लिए हैं। आज हमारा लास्ट एंड फाइनल सिस्टम है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हिंदी में अपन जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आज अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर पूरा इसमें कंसल्ट करेंगे किस तरह से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है, कैसे युग्मक बनते हैं, युग्मक से युग्मनस कैसे बनता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है जिसे आप परखनली शिशु भी कहते हो, कई चीजें हैं, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी वगैरह सारी चीजें इसमें अपन कंसल्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक युग्मनस में किसकी बात कर रहा है, ध्यान दे सुनना, ये युग्मनस की बात कर रहा है। युग्मनस का मतलब ये होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट होता है कि एक युग्मनस में पाए जाने वाले केंद्रक या केंद्रकों की कुल संख्या कितनी होती है। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर युग्मनस में केंद्रों की संख्या, देखो जाइगोट की बात कर रहा है। जाइगोट का निर्माण कब होता है कि जब दो युग्मक का मतलब गैमीट का मतलब क्या हो जाएगा? युग्मक। कि जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं, आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तब जाके किसका निर्माण होता है? जाइगोट या युग्मनस का निर्माण होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक जाइगोट के अंदर कितने केंद्रक होते हैं? तो एक और एक, तो इससे कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। एक होता है मेल गैमीट, एक होता है फीमेल गैमीट। इस तरह से 2 युग्मकों का निर्माण हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा अपन को बताना है। देखना ध्यान से। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म नहीं देते। ये बात सही है कि जितने भी ओविपोरस का मतलब होता है ऐसे जीव जो अंडे देते हैं। जैसे अपन कहें मुर्गी जो होती है वो अंडे देती है ना, मुर्गी जो होती है वो अंडे देती है ना कि बच्चों को जन्म देती है। इसे बोलते हैं अंड प्रजक, जो अंडे देने वाले जीव होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे जीव जिनके कान नहीं होते हैं, ये जो बाहर वाला कान होता है ये नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं। जैसे आप मुर्गी को देख लो, आप कबूतर को देख लो, आप तो जैसे तोता है, ये जितने भी पक्षी वगैरह आते हैं तो ये जो होते हैं अंडे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कान नहीं होते। और ऐसे जीव जिनके कान होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे बकरी है, बकरी के बाहर की ओर कान होते हैं, जैसे बकरी है, या फिर इंसानों में देख लो आप, कान होते हैं बाहर की ओर, तो ये बच्चों को जन्म देते हैं। वो जरायुज होते हैं, अंड प्रजक का मतलब जो अंडों को अंडे देते हैं। तो जो अंडे देते हैं वो प्रॉपर वे में किसी भी शिशु को, विकसित शिशु का जन्म नहीं देते हैं। जो शिशु होता है वो प्रॉपर वे में विकसित नहीं होता। तो ये बात सही है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होती है, ये बात भी सही, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? एकल कोशिका होती है, एकल सेल होती है, यूनिसेल होती है। इसी प्रकार से मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ये बात भी सही है। मेंढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, वो बाहर की निषेचन कर सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन होता नहीं है उसमें, तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो कौन सा इनकरेक्ट है? ये वाला इनकरेक्ट है। इसकी जगह ये होना चाहिए था, अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। एकल कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं वो किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? कोशिका विभाजन के द्वारा, सेल डिवीजन होता है उसमें, कोशिका प्रजनन होता है, सेल सिंथेसिस होता है, या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है। कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन, विखंडन की क्रिया होती है। जैसे अमीबा में होता है बाइनरी फिजन का मतलब द्विविखंडन होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है, मतलब उसका मतलब हो गया, मल्टीपल फिजन का मतलब हो गया बहुविखंडन होता है। तो इस तरह से विखंडन की क्रिया के द्वारा एक कोशिका जीवों में रिप्रोडक्शन होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वापिस से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। केवल देखना, हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है, ये बात सही है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन ही होता है।
अधिकांश मेंढक एंड प्रजक होते हैं, ये बात भी सही है कि मेंढक जो होते हैं वो अंडे देते हैं, डायरेक्ट मेंढक नहीं देते हैं। हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रा जो होता है उसमें मुकुलन का मतलब क्या होता है, बडिंग वाली प्रोसेस हो सकती है, ऐसा संभव है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, ये बात सही है, मुर्गी जो होती है, जो हैन होती है, उनमें आंतरिक निषेचन ही होता है, ये बात एकदम सही है। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि हाइड्रा में मुकुलन संभव है, पर ये क्या बोल रहा है, मुकुलन संभव नहीं है, बडिंग। नेक्स्ट, नर व मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, ये पूछ रहा है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, कि मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमिट फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। आगे जाके क्वेश्चन ये बनता है कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो ध्यान रखना फैलोपियन ट्यूब, कहां पर होती है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं या डिंब वाहिनी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन किसे कहते हैं, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होते हैं, संयुग्मित होते हैं, उससे बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, महिलाओं में गर्भाशय की संख्या कितनी होती है। देखो, अगर आपसे गर्भाशय पूछे, गर्भाशय को बोलते हैं यूटेरस, क्या बोलते हैं, यूटेरस। और इस यूटेरस की खास बात ये होती है, जो भ्रूण होता है, जो फीटस होता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। देखो, भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है, और कितने महीने तक होता है, 9 मंथ तक। 9 मंथ का मतलब 280 दिनों तक होता है। अभी पूछ रहा है कि गर्भाशय की संख्या कितनी होती है, सिंगल। महिलाओं में गर्भाशय खाली कितना होता है, 1, पर अंडाशय जो होता है वो कितनी जोड़ी होती है, 1 जोड़ी। 1 जोड़ी का मतलब 2 संख्याओं में होता है। नेक्स्ट, मानव में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है। ये बात हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग क्या कहते हैं कि अगर मान लो किसी के घर में अगर लड़की जन्म लेती है तो प्रताड़ना जो मिलती है वो उस महिला को मिलती है जिसने उसको जन्म दिया है। उस महिला का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण करने के लिए जो गुणसूत्र होता है वो मेल का होता है इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण करने के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, डिटर्मिनेशन किसका गुणसूत्र होता है। तो उसके लिए जो होता है वो मेल होता है, नर होता है। नर का जो गुणसूत्र होता है, चाहे वो एक्स हो वाई हो, क्योंकि नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, तो नर का जो गुणसूत्र होता है वो डिटर्मिनेशन करता है किसी भी सेक्स को कि लड़का होगा कि लड़की होगी। महिलाओं का उनमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ देश में एक विडंबना है कि कोई भी लड़की अगर जन्म देती है या जैसे मान लो उसके 2 या 3 लड़कियां हो जाती है, तो जो प्रताड़ना मिलती है वो उस महिला को मिलती है, लेकिन उस महिला को उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो ये बात गलत कह रहा है कि मानव में संतान के लिए लिंग का निर्धारण स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। जी बिल्कुल भी भूमिका नहीं होती है। इसकी जो प्रमुख भूमिका जो निभाता है वो निभाता है नर या फिर मेल निभाता है। महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, दैट इज करेक्ट। ये करेक्ट है कि महिलाओं का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और नर का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है। इज इट क्लियर। देखते हैं कि ए और दो ए तो गलत है ही है, तो ए दोनों सही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ए सही नहीं होगा। हाँ जी ये सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। नेक्स्ट देखना, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करता है। देखो, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज दैट आपने जैसे देखना, समझना ध्यान से, जायगोट बन गया। जायगोट मतलब युग्मनज बन गया। जायगोट बनने का, जायगोट कब बनेगा, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है, और जैसे जायगोट बनता है तो यह धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, फिटस। फिटस का मतलब भ्रूण। और जैसे ये भ्रूण कम से कम 4 हफ्तों में, यानी 4 वीक का मतलब 1 मंथ, 1 महीने का जब ये भ्रूण हो जाता है तो उसका हार्ट बन जाता है, और उसका हार्ट बनते ही वो हार्ट बीट करने लग जाता है। तो कम से कम कितने सप्ताह में,
अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह मतलब 4 सप्ताह, 1 महीने के अंदर हार्ट बीट आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मानव शरीर में निम्न में से किस में एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? देखो ये वही क्वेश्चन है जो भी मैंने बताया था कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कहां करता है। ये यही पूछ रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, कि शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं वो अंडाणु को कहां निषेचित करते हैं? गर्भाशय में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब या फिर डिंब वाहिनी नली या अंडवाहिनी नली में होती है। दैट इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं पहले कह रहा हूं, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कि सपोज करो जैसे मान लो कोई स्पर्म है, वो फीमेल वेजाइने में एंटर कर चुके हैं, अब वो वहां पर कितने दिनों तक सरवाइव करेंगे? 2 मिनट में, 20 मिनट में, 90 मिनट में या 1 से 2 दिन। तो ये जो शुक्राणु होते हैं, इनके शुक्राणु के 1 या 2 दिन तक रहने की क्या होती है? व्यवस्था। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो शुक्राणु है, इसके मिड पार्ट में होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूट्रिशंस वगैरह, सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि ताकि जब ये फीमेल वेजाइना में एंटर करे तो वहां पर कम से कम 1 या 2 दिनों तक आराम से क्या कर सके? सरवाइव कर सके। इसलिए क्या होता है, मादा जनन पथ में जो शुक्राणु होते हैं कम से कम 1 या 2 दिनों तक वहां पर सरवाइव करते हैं। फिर इसके बाद में ये क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं और मर जाते हैं। आगे देखना, शुक्राणु के किस भाग में माइट्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? यही क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शुक्राणु के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो कौन से भाग में होता है? मध्य भाग में होता है। कौन से भाग में होता है? मध्य भाग में। इसको ध्यान रखना, शुक्राणु जो होते हैं उसके मध्य भाग में माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है शुक्राणु को क्या प्रदान करता है? पावर या शक्ति प्रदान करता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? ये सवाल आप पहले भी पढ़ चुके हो कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कौन सी कोशिका में होता है? कहां होता है? वृषण में होता है। आपने एंडोक्राइन सिस्टम देखा होगा पीछे, जब मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था वहां पर मैंने बताया था शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वृषण में होता है। ज्यादा डिटेल से बात करें कि कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटो जो गोनिया कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरी बात, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कौन सी कोशिकाएं करती हैं? सर्टोली कोशिका करती है। कौन सी कोशिका? सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका करती है। नेक्स्ट, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर वो वीडियोस देखिए, वो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नर में क्या करता है? गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण मतलब हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, स्तन ग्रंथियों का विकसित नहीं होना, ऐसे कई लक्षण होते हैं जिनको अपन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो इनका विकास करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन। आपसे मैं पूछ लूं, टेस्टोस्टेरोन कहां से स्रावित होता है? वृषण ग्रंथि से। वृषण ग्रंथि की कौन सी कोशिका से होता है? तो ध्यान रखना, लैडिंग सेल्स, लैडिंग कोशिका। कौन सी कोशिका है? लैडिंग सेल्स या लैडिंग कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। ये आरआरबी में पूछा गया सवाल है। महिलाओं में माहवारी की अवधि कितने दिन की होती है? कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलीज होता है वो कितने अवधि के या कितने दिनों के बाद वापस रिटर्न होता है? तो रिटर्न होने का मतलब 28 दिन, क्योंकि अपन कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ रिलीज होता है। एवरी मंथ का मतलब कितने दिन हो जाएंगे भाई? 28 डेज। 28 दिनों के बाद में वो क्या होता है? रिपीट होता जाता है। नेक्स्ट है, नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त है। देखो, नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त है, ये आरएस में पूछा गया सवाल है। देखो कहना क्या चाहता है कि एक परिवार नियोजन का मतलब हो गया कि जो इसकी फैमिली है, इस नर की जो फैमिली है वो सेटिस्फेक्शन है अपने संतान को लेकर कि भाई हम दो, हमारे दो, ठीक है। अब इसमें नर हमेशा के लिए क्या करना चाहे कि इसके बाद में इसमें
किसी भी प्रकार की कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। तो परिवार नियोजन एक योजना है, इसके तहत क्या किया जाता है, इनमें वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस मतलब शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। देखो नर जो होते हैं वो नसबंदी करवा लेते हैं परिवार नियोजन के लिए, तो नर जो नसबंदी करवाते हैं तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब होता है शुक्र वाहिनी विच्छेदन। जो इनके शुक्र नर में जो शुक्र वाहिनी होती है उसको काट दिया जाता है, जिसकी वजह से शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान नहीं होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो ध्यान रखना, नर की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो नर में जो नसबंदी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। और मादा में जो नसबंदी होती है उसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। अब मादाओं में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो अंडवाहिनी होती है, उसको काट दिया जाता है, उसको ऑपरेशन के द्वारा कट कर दिया जाता है, जिससे उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और ब्लॉक करने की इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो इस दोनों वर्ड को बहुत विशेष ध्यान रखना, वैसेक्टोमी नर नसबंदी को कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी मादा नसबंदी को कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मनुष्य है। मनुष्य क्या है, देखना मनुष्य क्या है, अंडज अंडाणु देने वाला, अंडरायुज यानी जो अंडे देते हैं वो है, जरायुज, यस जो मनुष्य है वो जरायुज है। जरायुज का मतलब हो गया ये जो मनुष्य है ये बच्चों को जन्म देता है, शिशु को, भ्रूण को जन्म देता है, अंडा नहीं स्त्रावित करता। अंडे जो है वो जो अंड जरायुज होते हैं वो अंडे निकालते हैं, जैसे मुर्गी है वो अंडा निकालेगी, ठीक है, पक्षी है वो अंडे निकालेंगे, पर मनुष्य क्या एक जरायुज है। अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्थिनोजेनेसिस का बहुत बार पूछा जाता है। अनिषेक जनन, देखो अनिषेक जनन का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन की क्रिया नहीं होती। किसकी क्रिया नहीं होती, निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो निषेचन से पूर्व शुक्राणु पर जाता है, नहीं, अंड एक शुक्राणु नहीं, कृत्रिम निषेचन नहीं, बिना निषेचन के अंडाणु में विदलन होता है। यह सही है कि बिना किसी निषेचन के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के अंडाणु में क्या होता है, विदलन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अनिषेक जनन। इसका उदाहरण पूछा जाता है तो एप्पल जो सेब होती है वो अनिषेक जनन का उदाहरण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए जल्दी से, इसका आंसर आप दीजिए जल्दी। किस अंग में अंडाणु का निषेचन होता है। आपको मैंने बहुत बार बता दिया अभी पीछे कि अंडाणु का जो निषेचन होता है वो कौन सी नलिका में होता है, फैलोपियन नलिका में। मैं देख रहा था बहुत से बच्चे आंसर दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है आपकी कि फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। मैच द फॉलोइंग आ गया भाई, मैच कीजिए, आप मैच कीजिए। ग्रेफिन पुट्टिका क्या होती है, तो ग्रेफिन पुट्टिका जो होती है अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे उपरिव्यय धानी जो होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेफिन पुट्टिका। शुक्र जनन नलिका शुक्राणु का निर्माण करती है, बात सही है। फैलोपियन नलिका क्या करती है, तो फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी का ही प्रारंभिक कुंडलित भाग है, ये बात भी सही है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो मूत्र मार्ग की अम्लता को क्या करती है, समाप्त करती है। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन तो आप ही जवाब दे दीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इस तरह से आप जवाब दे दीजिए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है। सबको पता है, बताइए जल्दी। आपने पढ़ा होगा मुझसे अंडाशय ग्रंथि, बहुत डिटेल से समझा रखी मैंने। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो किससे निकलता है, कार्पस ल्यूटियम। क्योंकि आपने एलएच मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा था हमने, वहां पर मैंने बताया था कि कार्पस ल्यूटियम का विकास होता है जिसकी वजह से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। आगे देखिए, अनेक स्तनियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्यों? ये पूछ रहा है जो टेस्टिस होती है वो बाहर क्यों स्थित क्यों होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
कि हमारी जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा के नीचे वो जो वृषण उपस्थित होते हैं, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, उस वजह से वो पाए जाते हैं वहां पर। तो देखना, शुक्र जनन देह ताप से कम ताप पर होता है, ये बात एकदम सही है कि जो ताप और टेम्परेचर होता है वो कम ताप होता है, इसलिए वहां पर उपस्थित होते हैं। वीर्य का स्लंग नहीं, अधिक सक्रिय शुक्राणु नहीं, संभोग में सुविधा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। नेक्स्ट देखना, टेस्ट ट्यूब शिशु के लिए क्या होता है। देखो, टेस्ट ट्यूब शिशु किसे कहते हैं अपन, कि ऐसी दंपति जो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, या तो जैसे कह सकते हैं फीमेल उसमें फाल्टर हो या फिर मेल उसमें फाल्टर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना पड़ता है, जिसे आप परख नली शिशु भी कहते हो। उसमें क्या होता है कि फीमेल की बॉडी से अंडाणु लेकर टेस्ट ट्यूब के अंदर अंडाणु को निषेचित करवाया जाता है। जैसे वो निषेचित होता है तो फिर उसको वापस क्या कर दिया जाता है, फीमेल की बॉडी में इंटर कर दिया जाता है। तो अब इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब शिशु के लिए क्या होता है, निषेचन शरीर के बाहर होता है, ये बात एकदम करेक्ट है। शरीर के अंदर होता है, नहीं होता, शरीर के अंदर बिल्कुल भी निषेचन नहीं होता। भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में भी नहीं, भ्रूण का विकास तो शरीर के अंदर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव नरों में मूत्र व वीर्य के प्रवाह, वीर्य के प्रवाह के लिए एक मार्ग है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। अरे मूत्र के लिए एक मार्ग प्रदान करता है तो वो कौन करता है, मूत्र मार्ग ही प्रदान करता है, चाहे वीर्य हो चाहे वो मूत्र हो। इज इट क्लियर। आरआरबी 2018 का सवाल है ये भी आरआरबी 2018। गतिशील जीवाणु, इसको घुमा के दे दिया है, गतिशील जीवाणु कौन सा होता है, युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक या आइसोगेमिट। आइसोगेमिट और युग्मक तो होगा नहीं, बच्चा है नर या मादा। देखो, सबसे ज्यादा जो गतिशील होता है वो कौन सा युग्मक होता है, नर युग्मक, क्योंकि उसका आगे का जो आकार है वो भी कैसा होता है, नौकाकार, ताकि वो गति आसानी से कर सके। तो गतिशील जीवाणु कौन सा हो गया, नर युग्मक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है, अलग है। ऐसा क्या है, तो देखते हैं अलैंगिक प्रजनन में ऐसा क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वंश विविधता, बिल्कुल ही नहीं, वंश विविधता तो लैंगिक जनन की वजह से आती है। नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। दैट इज क्लियर, क्योंकि अलैंगिक जनन का मतलब क्या हो गया, जिनमें आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है और युग्मक के केंद्रों का संलयन होता है। जी वैसी बात नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, कि प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो कौन से होते हैं पुरुषों में, प्रोस्टेट होती है, वृषण होती है, वासा डिफरेंस होती है, वीर्य पुट्टिका, चारों तो पुरुष के अंग है। पर सबसे प्राइमरी कौन सा होता है, तो प्राइमरी कौन सा होता है, टेस्टिस। कौन सा होता है, टेस्टिस ग्लैंड जो होती है वो सबसे प्राइमरी होती है, वृषण ग्रंथि, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सिंगेमी कहलाता है। देखो, सिंगेमी का मतलब आपको होना चाहिए, सिंगेमी का मतलब क्या होता है, संलयन। क्या होता है, संलयन होता है, मतलब जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। तो एक अंडे का विखंडन नहीं जी, शुक्राणु का विखंडन नहीं जी, शुक्राणु का अंडाणु से संलयन, जी बात एकदम सही है कि शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन, या शुक्राणु का सिनर्जिड के साथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन क्या कहलाता है, सिंगेमी या फिर निषेचन वगैरह कहलाता है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया क्या होती है, देखो आप सुना होगा, इम्प्लांटेशन हो गया। देखो, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो युग्मनज बनता है, युग्मनज मतलब जाइगोट, जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है, वो जाइगोट जैसे ही गर्भाशय के साथ जुड़ जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो माता के शरीर के अंदर बच्चे का विकास, जी नहीं सर। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, जी एकदम सही बात है। मानव रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण नहीं, भ्रूण इसकी पोषण का नहीं। तो इसमें आएगा गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना जो होता है वो क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, अंडा अंडाशय के
कोख में किसके माध्यम से जाता है? देखो कोख का मतलब होता है ना, अपन बोलते हैं ना कोख भरना, कोख भरना। कोख का मतलब होता है गर्भाशय, यूटेरस। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये कह रहा है कि जो अंडा रिलीज होता है वो अंडा गर्भाशय में किसके माध्यम से जाता है? तो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली नलिका कौन सी होती है? फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी होती है। क्या ऑप्शन में अंडवाहिनी है क्या? अंडवाहिनी मतलब ही डिंब वाहिनी। ये जो होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जोड़ती है। नेक्स्ट देखना, भ्रूण को एक विशेष ऊतक के द्वारा मां से रक्त से पोषण प्राप्त किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार पहले भी करवा दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिशन में, देखो आरआरबी 2018 का सवाल, ज्यादा ताजा सवाल है, ज्यादा कोई पुराना सवाल है नहीं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भ्रूण अपनी मां से पोषण किसके माध्यम से ग्रहण करता है? तो किसके माध्यम से ग्रहण करता है? गर्भनाल। गर्भनाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। आपने देखा होगा जब कोई भ्रूण जन्म लेता है तो जब वो जन्म लेता है तब वो उसके एक नाल लिपटी हुई आती है और उस नाल के माध्यम से वो नाल जब वो भ्रूण मां के पेट में होता है तो वो अपनी मां से पोषण वहीं से ग्रहण करता है, प्लेसेंटा के माध्यम से करता है। आपको मैंने एक बात और बताई थी, प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी को शो करता है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। तो गर्भधारण के संकेत को करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? HCG होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण का विकास होता है। देखो भ्रूण का जो विकास होता है वो कहां होता है? यूटेरस या फिर गर्भाशय में होता है। और अंडाणु का निषेचन कहां होता है? डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होता है। इज इट क्लियर? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? देखो जैसे निषेचन होगा तो क्या बनेगा? देखो ये मान लो फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है, आपस में निषेचन हुआ। निषेचन होते क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। और इस गैमीट को अपन क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। अंडाशय रोगाणु कोशिकाएं तो है ही नहीं ऑप्शन में, बच्चे दो, युग्मक या युग्मनज। तो इसको अपन क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट, महिलाओं में यौवन की शुरुआत कब होती है? देखो यौवनावस्था की शुरुआत तो जब होती है जब किसी महिलाओं में माहवारी आना शुरू हो जाती है। जैसे ही माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं यौवनावस्था। और जब किसी फीमेल में फर्स्ट टाइम यानी पहली बार जब माहवारी रिलीज होती है इस प्रोसेस को कहते हैं रज्जोदर्शन। क्या कहते हैं? रज्जोदर्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार निकल के आता है कि रज्जोदर्शन क्या है, जैसे इसमें पूछा गया है। रज्जोदर्शन का मतलब होता है किसी भी महिला में प्रथम माहवारी, जो फर्स्ट टाइम माहवारी थी उस प्रोसेस को बोलते हैं रज्जोदर्शन कहते हैं। पहली बात, अब यह रज्जोदर्शन की प्रोसेस है कौन से वर्ष में आती है? ये लगभग 10 से 12 वर्ष में। कितनी उम्र में आती है? 10 से 12। एक होती है रज्जोनिवृत्ति। देखो रज्जोदर्शन को इंग्लिश में बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। मेनार्क, ओके, मेनार्क। अब बात करते हैं रज्जोनिवृत्ति। रज्जोनिवृत्ति का मतलब क्या होता है? रज्जोनिवृत्ति का मतलब होता है ऐसी महिलाएं या फिर ऐसे कह सकते हैं किसी भी महिला में आने वाली अंतिम माहवारी को, कि लास्ट एंड फाइनल जो माहवारी होती है उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? रज्जोनिवृत्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। और ये कितनी उम्र की महिलाओं में होता है ऐसा? 45 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं वो मीनोपॉज की स्थिति दर्शाती है। और 10 से 12 वर्ष की उम्र की जो गर्ल्स होती है वो रज्जोदर्शन की स्थिति दर्शाती है। अब ये कह रहे हैं कि यौनावस्था कब शुरू होती है? तो यौनावस्था जब शुरू होती है जब रज्जोदर्शन आता है। रज्जोदर्शन 10 से 12 वर्ष में। तो इसमें क्या आएगा? रज्जोदर्शन। समझ गए? पहली माहवारी, रज्जोनिवृत्ति, अंतिम माहवारी। नेक्स्ट, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो अंडाणु बनता है अंडजनन की प्रक्रिया के द्वारा, oogenesis प्रोसेस। तो अंडजनन ऑप्शन में है क्या? जी सर। देखो रज्जोदर्शन तो माहवारी आने को कहते हैं। किशोरावस्था, ऋतुस्राव, ये तो उसी के प्रकार हो गए। अंडजनन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों के द्वारा
निकलने वाला पहला स्राव पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो पहला माँ के द्वारा जो दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कहते हैं 6 माह तक किसी भी माँ को अपने शिशु को 6 माह तक कम से कम दूध पिलाना चाहिए। क्यों, क्या रीजन है ऐसा? उस दूध में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो उस शिशु के लिए फायदेमंद होता है? विकास के लिए आवश्यक तत्व, ठीक बात है। रोग प्रतिरोधक शक्ति, बहुत ही अच्छी बात है। निद्रा, नींद के लिए कोई नहीं होता है, विकास के लिए पोषण नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि उस दूध के अंदर एंटीबॉडी बहुत ज्यादा होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है बच्चे में, जो रोगाणुओं से लड़ने के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो जो माँ दूध पिलाती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। गर्भ निरोधक गोलियां, देखो मार्केट में बहुत सी गर्भ निरोधक गोलियां आती है, क्योंकि आपने जैसे जब अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक ऐसी दंपत्ति है जिसको किसी भी प्रकार की संतति नहीं चाहिए, तो अब वो प्रिवेंशन के लिए, सावधानी के लिए वो क्या यूज में ले सकते हैं? तो केमिकल्स के रूप में वो क्या करते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, गोलियां लेते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन युक्त हार्मोन का मिश्रण होता है, जो क्या करता है, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो अंडाणु बनता है उसको क्या करता है, माहवारी में कन्वर्ट कर देता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या पाया जाता है? जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जैसे पिल्स बोलते हैं इनको, कौन सी गोलियां गर्भ निरोधक गोलियां होती है? तो इसमें एक सबसे फेमस है, एक तो सहेली, एक मालाडी। ये दो नाम आपको कॉम्पिटिशन में जरूर देखने को मिल सकते हैं, एक तो मालाडी, एक सहेली। ये दो गर्भ निरोधक गोलियां होती है। तो इन गोलियों का निर्माण जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन युक्त हार्मोन के द्वारा होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों थे? देखो ये क्वेश्चन अभी भी मैंने बताया था आपको कि जो मेल होते हैं उनमें जो टेस्टिस होता है वो बाहर की ओर निकले होते हैं। रीजन यही है क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, इस वजह से वहां पर वो उपस्थित होते हैं। और शुक्राणु को टेम्परेचर थोड़ा कम ही चाहिए। शुक्रवाहिनी की उपस्थिति के कारण नहीं सर, शुक्राणु के निर्माण के लिए सामान्य शरीर के ताप की तुलना में कम तापमान चाहिए, ये बात सही है। तापमान की तुलना में अधिक तापमान चाहिए, नहीं ये बात गलत है भाई, अधिक तापमान नहीं चाहिए। पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कि वहां का जो टेम्परेचर होता है वृषण कोष का वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। 38 नंबर देखना, 38। शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। देखो शुक्राणु जो होते हैं अस्थायी रूप से कहां रखे जाते हैं? अधिवृषण में रखे जाते हैं, अधिवृषण में रखे जाते हैं। स्कर्टम जिसको आप बोलते हो वहां पर रखे जाते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन हैं वो रेलवे में, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा कि रेलवे के एग्जाम की डेट आ चुकी है, बहुत से एग्जाम की डेट आ चुकी है। आप घबराए नहीं, ये अपन ने बायोलॉजी पूरी कवर करती है। आप तो बस डेली वीडियो देखिए ईमानदारी से, इनको पढ़िए, इनको रिवाइज कीजिए। इनकी PDF जो है वो टेलीग्राम पे जाती है, वहां से इनके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, सब कुछ कीजिए आप। नेक्स्ट देखना, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है? यानी इनमें से एक ऐसा अंग है जो पुरुष मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनमें से अब कौन सा है? शुक्रवाहिनी, हाँ यह तो है। क्या गर्भाशय पुरुषों में होता है क्या? नहीं। गर्भनाल होती है? नहीं। अंडाशय होता है? नहीं। तो क्या होती है? शुक्रवाहिनी, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? वासा डिफरेंस। तो वासा जो डिफरेंस होती है वो पुरुषों में पाई जाती है। और इसके इसको अगर इसको काट दिया जाए तो इसको काट दिया जाए तो इसको इस स्थिति का कहते हैं वैसक्टोमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुष का हिस्सा नहीं है? अभी पूछ रहा हिस्सा है, पहले तो था है, अब कह रहा हिस्सा नहीं है। अधिवृषण ये तो हिस्सा है। ओवेरी, पुरुषों में ओवेरी या अंडाशय नहीं पाए जाते हैं। वृषण पाए जाते हैं, शुक्रवाहिका पाई जाती है और अधिवृषण पाए जाते हैं। तो ये तीनों तो हैं और कौन से नहीं है? अंडाशय इसका हिस्सा नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। देखो लेबर पेन बहुत ही खतरनाक पेन होता है ये, ठीक है। महिलाओं में सबसे खतरनाक पेन माना जाता है लेबर पेन। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम आपकी 10-20 हड्डियों को तोड़कर मरोड़ा जाए तो आपको कितना दर्द होगा, वो पेन होता है लेबर पेन। लेबर पेन मतलब प्रसव पीड़ा। जब डिलीवरी होती है उस डिलीवरी के समय होती है प्रसव पीड़ा। तो प्रसव पीड़ा कब होती है?
या किसकी दीवारों में संकुचन के कारण? तो जब गर्भाशय बोले तो यूटेरस की दीवारों में संकुचन होगा, तो यूटेरस की दीवारों में संकुचन होगा तो क्या होगा भाई? प्रसव पीड़ा होगी, जिसकी वजह से भ्रूण का जन्म होगा। मां के शरीर के अंदर बच्चा विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो लगभग कितने महीने लगते हैं? 9 मंथ। ये भी आरआरबी 2018 में पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि बच्चे के विकास के लिए मां के शरीर में कितने दिन लगते हैं? तो दिन ध्यान रखना कितने होते हैं? 280 डेज, 280 डेज, 280 दिनों का कार्यकाल, 280 दिनों का पीरियड होता है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, गायनोलॉजिस्ट जो होता है वो कभी भी मंथ को मेजरमेंट करता ही नहीं है। ये तो अपन ही कहते हैं 9 मंथ, पर 9 मंथ कभी भी मेजरमेंट नहीं होती है। आप जब सोनोग्राफी वगैरह करवाते हो तो उसमें हमेशा डेज या वीक ही मेंशन होते हैं, हमेशा वीक मेंशन होते हैं, वीक के साथ साथ डेज मेंशन होते हैं। मंथ कभी भी मेंशन नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखना, या तो डेज या फिर वीक मेंशन किए जाते हैं, कभी भी मंथ मेंशन नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट देखना, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। फलन मतलब वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणु को शरीर से बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखो मैं बताता हूं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहा है कि कोई फीमेल है, वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है, तब क्या किया जाएगा? उसके अंडाशय से अंडाणु निकाला जाएगा, उस अंडाणु को टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा, शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाएगा। इस स्थिति को बोलते हैं विट्रो। आपने सुना होगा आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब पाथरी निषेचन बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ही एक प्रकार होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विट्रो। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है कि जो यौन प्रजनन होता है उनमें अभिभावक बोले तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है? जैसे देखना भी ध्यान से आप, जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, फीमेल से अंडाणु निकलता है और मेल से स्पर्म या शुक्राणु निकलता है, तो इन दोनों की वजह से एक इंडिविजुअल्स या संतति पैदा होती है। तो इन दोनों का रोल क्या होता है? आधा आधा होता है, तभी आधा आधा फिर जाके एक इंडिविजुअल्स बनता है। तो इसके वंशाणु जीन का आधा भाग, ये बात एकदम सही है कि उनका आधा आधा रोल होता है, ओके, किसी भी पेरेंट्स का। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखना, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? परख नली शिशु क्या है? देखना, बहुत बार मैंने बताया अभी आपको। डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है? नहीं। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन बाहर होगा और विकास अंदर होगा, ठीक है। देखना, गर्भाशय में निषेचन होता है? नहीं होता सर। डिंब का निषेचन परख नली में होता है, ये बात सही है, परख नली में निषेचन होता है, और परख नली में ही विकसित होता है, ये बात गलत हो गई। डिंब का निषेचन परख नली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है, ये बात एकदम सही है। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ही यही है कि निषेचन तो आप बाहर करवा लीजिए और उस इंडिविजुअल्स का विकसित जो है, उसका जो विकास है वो गर्भाशय में हो जाएगा। तो इस स्थिति को बोलते हैं अपन टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इज इट क्लियर? ये थे हमारे टॉप 45 रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूले बिल्कुल भी, और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारा टेलीग्राम पर चैनल बनाया हुआ है इंस्पेक्टर सीकर के नाम से, उस पर हम डेली पीडीएफ डालते हैं, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये डालते हैं, करंट डालते हैं, मैथ्स, जियोग्राफी, कई चीजें उस पर आपको मिलती है। तो मिलते हैं कल वापस एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी तक हमने ह्यूमन सिस्टम के 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एंडोक्राइन, अंतस्त्रावी तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, हमारा श्वसन तंत्र हो गया, एक्सक्रेटरी उत्सर्जन तंत्र हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो गया, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जितने भी ह्यूमन सिस्टम वो सारे हो गए हैं। कल अपन बात करेंगे न्यूट्रिशंस की, पोषण की। तो मिलते हैं, धन्यवाद।